नमस्कार। आप सभी रसिक जनों, सुधी जनों का हमारे इस कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण में हार्दिक स्वागत है। हैव अ नाइस म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डिग्निटीज एंड लिसनर्स। अ विजन थ्रू लाइफ, यही है हमारा अपना शीर्षक, नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम या विचार संदर्भ की बातचीत नहीं, एक हमारा अपना सांगीतिक सफ़र है, हमारी अपनी साझी यात्रा है, जिसमें आप और हम एक साथ चलते हैं उस वैचारिक प्रक्रिया की ओर जिसका नाम हमने दिया है नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली एक अन्वेषण विचार के साथ साथ एक वैचारिक प्रयास है, एक वैचारिक यात्रा है जो हमें जोड़ता है अपने जीवन की जड़ों की ओर। और जीवन जो हमें गुण पगार करता है, गुणों से सिंचित करता है, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन में भी। इस मानसिक विचार की यात्रा में स्वजात जन्मे, स्वाभाविक रूप से उपजते हुए विचारों के साथ उनकी शंकाएं और उसी का ही समाधान लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक तब होता है जब उन शंकाओं का समाधान हम बहुत ही अमानवीय रूप से करते हैं या करते किसी के प्रति पूर्वाग्रह करके। उन्हीं पूर्वाग्रहों से बचने हेतु आज का यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम और आप साझे तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने कला विचार के साथ, जो केवल एक विचार नहीं, एक दर्शन भी है, एक दृष्टि भी और एक अन्वेषण भी। नृत्यावली एक अन्वेषण। चलते हैं आज की शंका की समाधान की ओर। नमस्कार। पिछले आपने सभी 16 एपिसोड्स में देखा कि किस तरीके से नृत्यावली एक अन्वेषण की हमारी शंकाओं का समाधान हमने खोजा। आज है उपसंहार का क्रम, तो देखते हैं उपसंहार में हमारे किन महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए, सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत की शिक्षा किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त करें और उसमें रोजगार के अपने अवसर क्या होने चाहिए। यूँ तो पहले ही यह क्रम डिसाइडेड है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहा है, स्पष्ट था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत में सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं रही। फिर भी विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे के मार्गदर्शन में और उनके प्रयास से सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना हुई, जो अविभाजित भारत, जो अभी पाकिस्तान में है, उसके लाहौर शहर से शुरू हुआ 1936 में। तत्पश्चात इसकी एक शाखा विकसित हुई वर्तमान के मुंबई शहर में। शास्त्रीय नृत्य संगीत की शिक्षा में सिलेबस या पाठ्यक्रम का निर्धारण करना केवल इसलिए आवश्यक था कि उस संगीत को जनमानस में भली भांति प्रतिष्ठित किया जा सके। गंधर्व महाविद्यालय मंडल के बाद प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की एक शाखा शुरू हुई। तत्पश्चात प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता और वर्तमान में नया यूनिवर्सिटी तकरीबन 20 साल पुराना मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में। संगीत के पाठ्यक्रम को विकसित करने में भारत के सभी अग्रणी कथाकारों का, गुणीजनों, रसिक जनों और शास्त्रीय संगीत के सुधीजनों का, कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके पीछे की अवधारणा या मंशा केवल यही थी कि जनमानस में शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा बनाई जा सके और संगीत के गिरते स्तर को या उसके विलुप्त होने की स्थिति को संभाला जा सके। लेकिन वर्तमान स्थिति में संगीत पे मिल रहे पाठ्यक्रम या उस पे आधारित सर्टिफिकेट ही को सभी पेरेंट्स या अभिभावक या विद्यार्थी उसे संपूर्ण तौर पे देखते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। पाठ्यक्रम की अवधारणा केवल और केवल जनमानस में इसकी प्रतिष्ठा के लिए है। इससे इसकी संपूर्णता पे कोई फर्क पड़ता नहीं और पड़ना भी नहीं चाहिए। यदि आप संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रोजगार के अवसर पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये सर्टिफिकेट या पाठ्यक्रम का सिलेबस आपके लिए फलदायी होगा। लेकिन यदि आप एक उच्च स्तर के कलाकार बनना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट के अलावा आपको अपनी साधना पे भी प्रमुख तौर पे स्थान देना होगा खुद को, और वहाँ भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जहाँ तक रही यहाँ पे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर की बात, तो रोजगार के अवसर बहुत हैं। किसी यूनिवर्सिटी में आप एज अ
प्रोफेसर काम कर सकते हैं, एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं। किसी स्कूल में डांस या म्यूजिक टीचर के तौर पे भी आपका अपना एक सिलेक्शन हो सकता है, आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन संगीत केवल रोजगार के लिए नहीं, संगीत हमारी अपनी भारतीय जनमानस की चेतना को आगे ले जाने का एक माध्यम है, जिसके आधार में केवल एक आध्यात्मिक चेतना है, इसका व्यावसायिक या व्यापारिक रूप फलित नहीं होता। उपसंहार का अगला प्रश्न आरंभ करते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि बॉलीवुड में या फिल्मों में की जा रही कोरियोग्राफी में कथक का कितना योगदान होना चाहिए। मुंबई में, जिसे हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, जब फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ, उसके प्राथमिक दौर में तो नृत्य संगीत था नहीं, क्योंकि मुख्य फिल्में बना करते थे। जब सबाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तब भारतीय शास्त्रीय संगीत का ही स्थान इसमें प्रमुख रहा, जिसमें नृत्य में प्रमुखतः भरतनाट्यम का काफी योगदान रहा। तत्पश्चात पाश्चात्य नृत्य शैलियों के प्रभाव से बॉलीवुड में एक अपनी नई नृत्य विधा आरंभ हुई, जिसे हम बॉलीवुड डांस स्टाइल कहते हैं। ये एक तरीके का मिश्रण है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य के साथ ही वेस्टर्न, उदय शंकर जी की अपनी डांस की स्टाइल और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोक नृत्यों का भी समावेश होता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नवाचार या एक्सपेरिमेंट के तौर पर बॉलीवुड के खास कुछ गीतों पर कथक पे आधारित कुछ कोरियोग्राफी या डांस डायरेक्शन के मूव्स लोगों ने करने शुरू किए हैं। प्राथमिक स्तर पर ये देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके आधारभूत संरचना पे जाएं तो इसका प्रभाव बड़ा ही दूषित है। शास्त्रीय नृत्य संगीत को समझने वाले लोग यह मानेंगे कि जिस विधा को जानने में एक जीवन तो क्या अनेकों जीवन भी पर्याप्त नहीं, उसे एक केवल बॉलीवुड जैसे हल्के गानों के स्तर पर प्रस्तुत किया जाना इसकी गरिमा के सरासर विरुद्ध बात है। हमारे अपने शास्त्रीय नृत्यों में, उसकी परंपरा में बहुत सारी ऐसे बंदिशें हैं या रचनाएं हैं जिनका भंडार है हमारे पास। तराने, तिरवट, सरगम, बंदिशें, किसी खास या विशेष कथानक पर दी जाने वाली प्रस्तुतियाँ। तो जब हमारे पास इतना भंडार है, वी आर लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ मैटर, तो उसके होते हुए बॉलीवुड की संगीत पे हमारी डिपेंडेंसी या हमारी निर्भरता होना, यह संगीत के प्रचार या उसकी स्थापना के लिए अच्छे लक्षण नहीं। और यदि हमें बॉलीवुड की कोरियोग्राफी में ही अपना करियर इस्तेमाल करना है, तो फिर शास्त्रीय नृत्य संगीत की शिक्षा लेने का भी कोई पर्याय या अर्थ नहीं बनता। तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते या सच्चे नृत्य साधक होने के नाते, सच्चे शास्त्रीय नृत्य के कला प्रेमी होने के नाते, यह हमारा सुझाव है कि आप इस शास्त्रीय नृत्य की विधा को उसके संपूर्ण तौर पे उसकी पवित्रता और उसकी शुद्धता के साथ ही अपनाएं। बॉलीवुड के संगीत के साथ उसको फ्यूजन, एक्सपेरिमेंट या नवाचार का नाम देकर के दूषित ना करें। उपसंहार का हमारा अगला बिंदु है वर्तमान में हो रहे शास्त्रीय नृत्य संगीत के कंपटीशन या प्रतियोगिताओं का हमारे अपने जीवन में औचित्य। यह बात तो सही है कि शास्त्रीय नृत्य की परंपरा एक विजुअल या परफॉर्मिंग आर्ट है, जिसमें कि प्रस्तुतिकरण का अपना एक बहुत महत्व रहा है। पुराने समय में शास्त्रीय नृत्य संगीत की शिक्षा के पश्चात अरिंग तरंग या रंग प्रवेशम की एक विधि होती थी। दीक्षांत समारोह होता था, जिसमें गुरु की आज्ञा के बाद विद्यार्थी की अपनी पहली व्यावसायिक प्रस्तुति होती थी, जिसमें गुरु की आज्ञा होती थी और शिष्य का समर्पण। किंतु वर्तमान समय में यह समर्पण की परंपरा कहीं खोती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बच्चों को मंच प्रदान करने के नाम पर किस तरीके से कंपटीशन का व्यापार आजकल फल फूल रहा है। आज से 20 साल पहले केवल ये कुछ बड़े शहरों में होता था, जिसकी अपनी एक खास विशेषता थी, उसका अपना एक वैशिष्ट्य था, उसकी अपनी एक खास तरीके की प्रबंधन क्षमता थी, जो वर्तमान में हो रहे कंपटीशन या प्रतियोगिताओं में नहीं है। CCRT का कंपटीशन भारत सरकार की तरफ से किया जाता है। संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से लिए जाने वाले प्रतियोगिता में अपना एक स्तर होता है, या सुर श्रृंगार संसद बम्बई की तरफ से होने वाली प्रतियोगिताओं का अपना एक खास स्तर है। लेकिन पिछले 5 से 7 वर्षों में हर छोटे बड़े शहरों में बहुत अच्छे साहित्यिक नाम और नामकरण के अंतर्गत, एक बैनर के अंतर्गत किए जाने वाले कंपटीशन का क्या औचित्य है, यह तो हमारी समझ से अपने परे की बात है। अभिभावकों का यह लॉजिक या यह तर्क कि जब तक मंच नहीं मिलेगा बच्चे सीखेंगे कैसे, तो बात ऐसी है कि जब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी बच्चों को मंच पर ले जाना आवश्यक नहीं। सिलेबस टीचिंग में
यह आवश्यक है कि बच्चों को समय समय पर उनकी अपनी उपलब्धि के लिए या उनके अपने मानवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए एनुअल फंक्शन की परंपरा बनाई जाती है, किंतु गुरु शिष्य परंपरा में कदाचित इस चीज का पालन नहीं किया जाता और संगीत नृत्य की परंपरा में सफल होने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का ही आवश्यक एक बिंदु माना जाता है, वही उसकी संपूर्णता में भी सार्थक है। कंपटीशन में आप ले जाएं, अवश्य ले जाएं, लेकिन उसके पीछे तर्क केवल इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मंच मिल रहा है, उसके पीछे का व्यवसाय भी आप देखें। प्रतिभागी से लिया जाने वाला 1500 से 2000 का रुपया क्या केवल उस प्रतियोगिता में खर्च होता है? बिल्कुल नहीं। 100 से 200 रुपए का मोमेंटो या 20 से 50 रुपए का सर्टिफिकेट पकड़ाकर यदि आप समझते हैं कि आपका एक स्थान बन रहा है, आपको मंच मिल रहा है, तो आप इस मुगालते में हैं, आप धोखे में हैं। और ऐसे कंपटीशन करने वालों से बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि ना तो ये कला प्रेमी है और ना ही कला धर्मी। ये केवल कला के नाम पर आपका पैसा आपसे वसूलते हैं और इनको कला के संवर्धन या संरक्षण से कोई सरोकार नहीं। इसलिए कंपटीशन वहाँ कीजिए जहाँ कंपटीशन की भावना की आवश्यकता हो। सबसे बेहतर है कि बच्चे को रियाज, साधना या अभ्यास के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला सोपान है हमारा कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत की प्रेरणा और मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त करें। हमने पहले भी यह बात स्पष्ट की थी कि प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा महापुरुषों की जीवनी का अनुकरण करना चाहिए। पुस्तकों से बेहतर कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं। महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ने से उनके जीवन में आए कष्ट, उनकी साधना का क्रम हमें जानने को मिलता है और इससे हम समझ पाते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से भी कुछ होने वाला नहीं। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रेरणा के लिए, मार्गदर्शन के लिए दूसरों के जीवन का अवलोकन भी करना बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमें यूं ही बिना किसी दाम या कीमत के अवेलेबल हो जाती है। आवश्यकता है तो केवल उस ज्ञान को अपने जीवन में सार्थक तरीके से और सकारात्मक तरीके से उतारने की बात है। हमारी योग्यता केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान के साथ मिले अनुभव से भी होती है और अनुभव पुस्तक के साथ ही साथ जीवन के चलते क्रम में भी आपको प्राप्त होता है। इसीलिए महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, पुस्तकों को अपना साथी बनाइए, अपने से बड़े बुजुर्गों का अनुभव लीजिए और अनुभव के लिए, मार्गदर्शन के लिए इस विधा से जुड़े सभी व्यक्तियों से आपकी अपनी बातचीत, इस विधा से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्शाना भी आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा, ऐसा हम मानते हैं। शास्त्रीय संगीत की प्रेरणा पाने के लिए कुछ फिल्में भी बहुत आवश्यक तौर पे आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों की बात करें तो चंद्रलेखा नाम की एक फिल्म थी, झनक झनक पायल बाजी पायल की झनकार। कल्पना, पंडित उदय शंकर की एक फिल्म थी कल्पना, 1948 के आसपास रिलीज हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि शास्त्रीय नृत्य की संगीत को सहेजने की जो योग्यता और उसका एक उद्यम परिश्रम जो रहा, वो साउथ इंडियन के फिल्मकारों ने बखूबी उसे इस्तेमाल किया है। यदि आप देखना चाहें तो तेलुगु के प्रख्यात महान निर्देशक श्री काशीनाथुनी विश्वनाथन की फिल्म देखिए। उनकी तकरीबन सभी फिल्में शास्त्रीय नृत्य संगीत की प्रेरणा से ओतप्रोत हैं, जिसे देखकर आप निश्चित तौर पर शास्त्रीय नृत्य और संगीत से अपना प्रेम निरंतर बढ़ा पाएंगे। कुछ नाम हम आपको बताते हैं यहाँ पर, जिसमें शंकराभरणम, श्रुति लयलु, स्वाधिकरणम, शुभालेखा, ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जो उन्होंने अपने मार्गदर्शन में निर्देशित की। सप्तपदी एक फिल्म है जिसमें सामाजिक चेतना के माध्यम से नृत्य संगीत को रखा और कभी नृत्य संगीत के माध्यम से सामाजिक चेतना का विस्तार करने वाली, विचार देने वाले फिल्में इन्होंने दी। एक बहुत ही प्रख्यात कन्नड़ा फिल्म है जिसका नाम है भैरवी, सिंधु भैरवी। तो वो भी आप देख सकते हैं, देश कर्नाटक के निर्देशन में बनी एक फिल्म थी कुचिपुड़ी के उद्भव और विकास के ऊपर। बहुत सारी ऐसी और भी फिल्में हैं रीजनल फिल्म फोक मेकर्स के द्वारा, जिसपे इस तरीके की बातें की गई हैं जहाँ केवल संगीत की प्रतिष्ठा है जनमानस में। आनंद भैरवी बहुत ही महत्वपूर्ण एक चलचित्र रहा है जिसका निर्देशन भी गिरीश कर्नाड जी ने किया था, जिसमें डॉक्टर मालविका सरकार ने अपना
अभिनय किया था, जबकि वो कथक नृत्यांगना रही, बावजूद इसकी उस फिल्म में उन्होंने कुचिपुड़ी डांसर की भूमिका निभाई। वर्तमान समय में इस तरीके के चलचित्रों का अभाव है, इसलिए आप हमारे अपने पुराने फिल्मों के खजाने से ऐसी फिल्में खोज के निकालें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। किंतु सबसे बड़ा मार्गदर्शन है शास्त्रीय नृत्य संगीत के साधकों की प्रस्तुतियाँ देखना, जो बहुतायत तौर पे आज इंटरनेट और यूट्यूब में इसकी बहुलता है। आप उपलब्धि के आधार पर खोज करके उनका अनुकरण कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही अभ्यास, रियाज, साधना और पुस्तकों का अध्ययन न छोड़ें। उपसंहार का अंतिम सोपान हमारे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के विषय में। इस जिम्मेदारियों को हम 3 अलग अलग स्तर पे बांट के देखते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है वह विद्यार्थी का, अथवा उस साधक का जो यह नृत्य या संगीत की शिक्षा पाना चाहता है। उस विद्यार्थी को सर्वप्रथम अपने कर्तव्य या जिम्मेदारियों के अंतर्गत जिस विधा को वह सीखने की इच्छा रखता है या सीखना चाहता है या सीख रहा है, उस विद्या या उस विधा के प्रति संपूर्ण तौर पे अपनी ईमानदारी रखें। मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा से शुद्ध होकर गुरु के प्रति निष्ठा भाव से अगर वह संगीत की शिक्षा लेता है तो वह उसके लिए कल्याणकारी तो है ही, समाज और राष्ट्र के लिए भी एक कल्याणकारी और मार्गदर्शक व्यक्तित्व के रूप में उसकी भूमिका हो सकती है। दूसरे सोपान में रखते हैं हम अभिभावकों को। बच्चों को संस्कार देने में माता पिता की भूमिका सबसे अग्रणी और प्राथमिक है। माता पिता अपने बच्चों को केवल इसलिए संगीत ना सिखाएं कि इससे नाम या पैसा मिलेगा, उन्हें संगीत इसलिए भी सिखाएं क्योंकि उनमें संवेदना या संस्कार का भी विस्तार होगा। पैसा तो तभी आएगा जब आप उस चीज के लिए परिश्रम या उद्यम या व्यवसाय करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है उस सद्भावना या संवेदनात्मक स्तर पर संगीत को समझने की, जहाँ यह संगीत आध्यात्मिक तौर पे या भक्ति से आपको जोड़ता है। मनुष्य बनने के लिए एक संगीत का प्रेम आवश्यक है, क्योंकि कहा ही गया है कि संगीत के बिना मनुष्य पूंछ से रहित एक पशु के समान है। तो अपने मन से पशुता को हटाने के लिए भी संगीत का अनुकरण करना चाहिए। यह दृष्टिकोण अभिभावक के मन में सबसे पहले पारदर्शी रूप से स्पष्ट या क्लियर होना चाहिए कि संगीत केवल पैसे के लिए नहीं, संगीत सबसे पहले सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना और संवेदना के तौर पर सीखा जाए। अगले सोपान में हम रखते हैं जिम्मेदारी एक गुरु की। गुरु की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि गुरु भी पैसे के लोभ में आकर शिष्यों में भेदभाव करता है। तो गुरु का सबसे प्राथमिक कर्तव्य है कि सभी शिष्यों के प्रति उसका दृष्टिकोण या उसका परिश्रम समान होना चाहिए। यदि कोई शिष्य सीखने में आनाकानी करे तो उसको मार्गदर्शन भी दे, उसे प्रेरणा दे। केवल पैसे के नाम से शिष्यों में भेदभाव करना उचित नहीं। जब तक एक व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, उससे अपने गुरु का एक अटेम्प्ट नहीं मिलता या उसका सिग्निफिकेंस के तौर पे सिग्नेचर नहीं मिलता, तब तक उस व्यक्ति को गुरु का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक गुरु का गुरुता के पद पे आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संगीत के लिए, इसीलिए केवल उथले तौर पे काम करना भी गुरुता के विरुद्ध जाता है। आजकल देखा जाता है कि कोई बच्चे 5-6 साल का सर्टिफिकेट करके गुरु बन जाते हैं, बच्चों को कंपटीशन में ले जाते हैं। सबसे पहले आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि उनकी शिक्षा कहाँ तक पूरी है, क्योंकि आधा सीख के अधूरा सिखाने में संगीत की अपनी पूर्णता नहीं बल्कि उसका हास है, और जहाँ पे संगीत का हास है वहाँ समाज और राष्ट्र का हित नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगली जिम्मेदारी में हम देखते हैं स्कूलों की बात, जहाँ पे सरकारी तौर पे आजकल प्रत्येक स्कूलों में शास्त्रीय नृत्य संगीत की शिक्षा हेतु एक सब्जेक्ट या एक विषय अनिवार्य किया गया है। लेकिन आप जा करके पूछें पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अभिभावकों के दृष्टिकोण से कि क्या यह संगीत की शिक्षा उनके स्कूल में बराबर दी जाती है कि नहीं, या केवल संगीत के नाम पे 15 अगस्त या 26 जनवरी के ही डांस प्रिपरेशन होता है बॉलीवुड के सॉन्ग्स में। क्योंकि मेरा अपना खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि स्कूल में संगीत की दुर्दशा किस तरीके से की जाती है। कई स्कूलों में तो यहाँ भी देखा गया कि स्कूल के बाकी एकेडमिक टीचर्स अपने स्टूडेंट को ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमी के जो पार्ट होते हैं म्यूजिक या क्राफ्ट के, उसमें बच्चों को जाने से मना करते हैं। एंड आई अपोज दैट टाइम, बट उससे कुछ खास हमको हासिल होता नहीं। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि केवल एडमिशन के नाम पे आप अपने प्रोफाइल में म्यूजिक का नाम ना जोड़ें। यदि म्यूजिक नहीं सिखा सकते तो वो कंटेंट आप अपने स्कूल के मॉड्यूल से हटाइए, और यदि आप उस कंटेंट को अपने साथ रखते हैं तो बाकायदा ईमानदारी के साथ ही उस चीज़ को अपने अंदर
अपने स्कूल के प्रॉस्पेक्टस में रखें। संगीत की जिम्मेदारी केवल अपने आत्मिक विकास से ज़्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के विकास की जवाबदारी है। आप संगीत केवल इसीलिए सीखिए क्योंकि आपको एक मनुष्य की संवेदना के आधार पर भविष्य में काम करना है। संगीत हमेशा कल्याणकारी होता है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत का आधार हमारे अपने जनमानस की चेतना में जागृति ही लाता है, जिसका अपना मूल मंत्र रहा है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आशा है आप नृत्यावली एक अन्वेषण, शंका और समाधान के इस प्रश्नोत्तर के क्रम में हमसे संतुष्ट होंगे। आगे हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम वापस फिर प्रस्तुत होंगे अपने एक नई अवधारणा और नए स्वरूप के साथ। नमस्कार।